Solving system of linear equations using determinants. को लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी और कहा जाएगा इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें। एक मेथड आपने मैट्रिक्स में भी देखा था, मैट्रिक्स से सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा मेथड लगाना है तो आप चाहे डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर दो या मैट्रिक्स से, लेकिन यूजुअली मेंशन होगा मैट्रिक्स से या डिटर्मिनेंट से। जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है इसको हम क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो आपको ये सिस्टम की है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू, और कहा गया कि इसे डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करें या सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, यानी x y z की वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट। हम 4 डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे इसमें। सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे डेल्टा, इसमें x, y, z के कोफिशिएंट्स को लेंगे, यानी पहले कॉलम में लेंगे x वाला कोफिशिएंट a1 a2 a3, दूसरे कॉलम में y वाला कोफिशिएंट b1 b2 b3, तीसरे कॉलम में z वाला कोफिशिएंट c1 c2 c3। तो डेल्टा ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है x y z के कोफिशिएंट से। पहले कॉलम में x का कोफिशिएंट a1 a2 a3, दूसरे कॉलम में y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, तीसरे कॉलम में z का कोफिशिएंट c1 c2 c3। और कोफिशिएंट्स विद साइन लेना, जो भी साइन होगा, जैसे ये 2x है तो यहाँ पे 2 आएगा, -2x है तो यहाँ पे -2 है। देन 3 डिटर्मिनेंट्स और फॉर्म करेंगे जिनका नाम हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 दे रहे हैं। कुछ बुक्स में डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z बोलते हैं, नाम में से कुछ नहीं जाता। 3 और डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। डेल्टा 1 में क्या करेंगे, इसको हटा के फर्स्ट वाला कॉलम को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, यानी इसको हटाकर उसकी जगह पे राइट साइड वाले कांस्टेंट डाल देंगे d1 d2 d3। डेल्टा 2 में इसको हटा के d1 d2 d3 कर देंगे और डेल्टा 3 में इसको हटा के d1 d2 d3 कर देंगे, यानी 3 और डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक बार इसको हटाएंगे, एक बार इसको, और इसको d1 d2 d3 रख देंगे। तो डेल्टा 1 हो गया d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2। डेल्टा 2 हो गया a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और फाइनली डेल्टा 3 हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ये 4 डिटर्मिनेंट हो गए। बहुत सिंपल है ये मेथड भी, मैट्रिक्स वाले मेथड से आसान है। मतलब अगर आपको अपनी मर्जी से सॉल्व करना हो, ये ना कहा जाए कि मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करें या डिटर्मिनेंट की मदद से, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता, तो हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड को प्रेफर करेंगे। डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है वो रिलेटिवली ईजियर है, कैलकुलेशन होने के चांसेस कम है, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम है, क्योंकि बस ये 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहले डेल्टा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2, देन इसको हटा के d1 d2 d3 डेल्टा 1, इसको हटा के d1 d2 d3 डेल्टा 2, इसको हटा के d1 d2 d3 डेल्टा 3। चारों की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब अगर पहला पॉइंट लिखिए,
अगर ये फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, डेल्टा जीरो नहीं है, तो फिर इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक्स वाई जेड की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, जेड की वैल्यू डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। तो लिख लो इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, देन the system has a unique solution given by यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। ये x y z है, x डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, y डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, z डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। ये तो तब हो गया जब डेल्टा जीरो नहीं। अगर ये चारों ही डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, फिर आप कहोगे सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। लिख लो इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, देन द सिस्टम हैज infinitely many solutions. और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं ये मैट्रिक्स में आपको बताया गया था। कैसे लिखते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन? हम तीन में से किसी भी दो इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, तीन में से कोई दो कंसिडर करेंगे, z को k सपोज कर लेंगे कि सपोज z k है, एंड देन x और y की वैल्यू k के टर्म में निकाल। जैसे ये दो कंसिडर किया, z को k बोल दिया तो उधर हो जाएगा d1 माइनस d1 k d2 माइनस, और फिर x और y सॉल्व करके निकाल देना है k के टर्म। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि डेल्टा तो जीरो है बट चारों जीरो नहीं है, डेल्टा जीरो है बट बाकी के तीन में से कम एक नॉन जीरो हो जाए, तो फिर आप कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो लिख लो डेल्टा जीरो बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। Then the system is inconsistent. System is inconsistent. Inconsistent system किसको बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू। तो बस आपको यही चारों डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर पहला वाला डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तब तो आप एक्स लिख दें डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, वाई डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, जेड डेल्टा 3 ओवर डेल्टा। अगर चारों जीरो आ जा रहे फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑब्जेक्टिव में तो कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है कि कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बात खत्म हो गई। और इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में यही मेथड आप प्रीफर करेंगे। मैट्रिक्स वाला मेथड लेंदी हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स वाले मेथड में हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए फिर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर देखना होता है, वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो आप इसी मेथड से चेक करेंगे। और अगर डेल्टा जीरो है बट बाकी के तीन में से कम एक नॉन जीरो है, तो आप स्ट्रेट अवे कर दें कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y
प्लस 2z इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व। गलती कर देते हो वैल्यू निकालने, ध्यान से क्या करो। चार डिटरमिनेंट फॉर्म करें पहले। सबसे पहले डेल्टा, ध्यान से देखो इधर। फर्स्ट कॉलम में 2 -1 1, सेकंड कॉलम में -1 2 -3, थर्ड कॉलम 1 -1 एंड 2। बोलो ठीक लिखा है मैंने? एक्सपेंड कर दें कहीं से भी। सपोज मैं इसको पहले वाले रो से ही एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो ये आएगा 2 टाइम्स 4 - 3 यानी 1 आएगा -2 + 1 यानी -1 एंड देन 1 इसके साथ होगा 3 - 2 यानी अगेन 1। तो ये है अल्टीमेटली 2। चेक कीजिए सही है। ये डेल्टा है पहले वाले रो से एक्सपेंड। नॉट डेल्टा 1। डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले कॉलम को हटाकर, इसको हटाकर इसकी जगह पे राइट साइड वाले नंबर लिख देते हैं जो कांस्टेंट्स हैं। 304 -1 2 -3 1 -1 एंड 2। ठीक, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं पहले कॉलम से। चूंकि एक 0 मिलेगा, सिर्फ 3 और 4 को लिखना पड़ेगा। 3 के साथ आएगा 4 - 3 यानी 1 एंड देन 4 के साथ होगा 1 - 2 यानी -1। तो दिस इज -1। चेक करो सही है। नॉट डेल्टा 2। डेल्टा 2 में हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 2 -1 1, सेकंड वाले कॉलम को हटाकर उसकी जगह पे 304, थर्ड कॉलम 1 -1 एंड 2। ठीक लिखा हुआ है। एक्सपैंड कर दो इसको कहीं से भी। सपोज पहले रो से ही एक्सपैंड कर दे रहा हूं, तो 2 के साथ होगा 0 प्लस -3 के साथ होगा -2 + 1 यानी -1 एंड देन 1 के साथ -4। तो ये है 8 एंड 3 11 - 4 7। चेक करोगे सही है। और फाइनली डेल्टा 3। डेल्टा 3 में 2 -1 1 -1 2 -3 और लास्ट वाला क्या था 304। थर्ड वाले कॉलम से एक्सपैंड कर दे रहा हूं, तो 3 के साथ होगा 3 - 2 यानी 1। थर्ड वाले कॉलम से लिख रहा हूं, तो 3 के साथ 3 - 2 और फिर 4 के साथ 4 - 1 4 - 1 3। तो ये हो गया 15। चेक कीजिए सही है। और चूंकि डेल्टा 0 नहीं है तो आप कहेंगे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। x की वैल्यू हो गई डेल्टा 1 / डेल्टा मीन्स -½ y की वैल्यू डेल्टा 2 / डेल्टा 7/2। z की वैल्यू डेल्टा 3 / डेल्टा मीन्स 15/2। सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन कर रहे हो स्कूल में बोर्ड में, तो ये अच्छे खासे 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बेहतर है कि सॉल्व करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि ये जो वैल्यूज आ रही है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। उससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि गलती है, तो फिर आप रीचेक करोगे, अदरवाइज आप वैसे ही छोड़ दोगे। और वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप XYZ रख के देख लो, दो में से किसी भी इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब आपने ठीक किया। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही फिर आप चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम
लिखोगे सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, 2x प्लस 5y प्लस pz इज इक्वल टू q। थोड़ा सा क्वेश्चन जो शुरू में लिखा था उसको बदल दो, इफ द सिस्टम के बजाय लिख दो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उसके आगे लिख दो इफ द सिस्टम के आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ द सिस्टम, उसके बाद लिखो इफ द सिस्टम दिस हैज, नंबर 1 में लिखो अ यूनिक सॉल्यूशन, a unique solution, number 2 infinitely many solutions, and number 3 no solution। 3 question, if this system has only one solution, unique solution, तो p and q क्या होने चाहिए? if this system has infinitely many solutions, तो p and q क्या होने चाहिए? एंड फॉर नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो पी एंड क्यू क्या होनी चाहिए? क्या हुआ? देखोगे 4 डिटरमिनेंट्स फॉर्म करोगे आप। सबसे पहले डेल्टा, क्या लिखते हैं डेल्टा को? देखो इधर निकेतन, डेल्टा पहले कॉलम में 1 1 एंड 2, दूसरे कॉलम में 1 2 एंड 5, तीसरे कॉलम में 1 3 एंड p। कैलकुलेट करके देखो क्या ये वैल्यू, बोल दो क्या वैल्यू है ये? मैंने इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा की, पूछ रहा हूँ। p माइनस 8, तो ये है p माइनस 8। नॉट डेल्टा, फर्स्ट वाले कॉलम को हटाओगे और उसकी जगह पर 6 14 एंड q, 1 2 5 1 3 एंड p। क्या वैल्यू है इसकी, बोल दो जरा। निकाला तो होगा इतनी देर में, क्या निकाल रहे थे आपको पता? क्यों? चारों जीरो होने चाहिए ना, वो भी तो देखोगे चारों जीरो हो रहे या नहीं हो रहे। क्या वैल्यू है इसकी बता दो। एक कोई बोलो, आप बोलो। q माइनस 2p माइनस 20, सबका ये आया। नाउ डेल्टा 2, डेल्टा 2 में फर्स्ट वाला कॉलम तो यही रखा 1 1 2, सेकंड वाले कॉलम को कर दिया 6 14 q और ये 1 3 p। इसकी भी वैल्यू बता दो क्या ये, क्या वैल्यू है इसकी बोलो। 8p माइनस 2q प्लस 8 एंड फाइनली डेल्टा 3 1 1 2 1 2 5 6 14 q। बोलो ठीक है, ये क्या वैल्यू है ये क्यू में। पहले तो आप चारों डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लिया, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या। एक एक करके सबसे पहले हमसे कहा गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो पी एंड क्यू क्या होंगे। 4 यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, और डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए मतलब ये p नॉट इक्वल टू 8 होगा। तो p नॉट इक्वल टू 8, और एक ही कंडीशन है, दैट मीन्स कि इसमें q का कोई रोल नहीं है, q कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह देंगे q कैन बी एनी नंबर, तो लिख लो q कैन बी एनी नंबर। तो पहले वाले में p 8 नहीं होना चाहिए, p नॉट इक्वल टू 8 एंड q एनी नंबर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब आते हैं सेकंड वाले में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस था, मतलब चारों के चारों जीरो होने चाहिए। और जब चारों डिटरमिनेंट जीरो है तो ऑब्वियसली P8 होगा, Q 36 होगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम P को 8 लेंगे, Q को 36 लेंगे तो चारों जीरो बन भी रहे या नहीं बन रहे। सिर्फ इन दोनों पर देख के मैं छोड़ दिया, कई बार ऐसा होगा कि इससे तो मिल गया बट वो दोनों जीरो बन ही नहीं रहे। तो P8 Q 36 रखेंगे तो चारों जीरो बनने चाहिए। ना P को 8 Q को 36 रखे तो देखो ये 36 और ये -16 -4 जीरो बन रहा है। P को 8 Q को 36 रखोगे तो ये 64 एंड 8 72 और -7 तो चारों जीरो बन जाएंगे। मान लो अगर ऐसा होता है कि P को 8 Q को 36 रखने पे इन दोनों में से कोई नॉन जीरो बन रहा होता, फिर आप कहते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है P एंड Q की, P एंड Q की कोई वैल्यू है ही नहीं है, इसके लिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। सर यहाँ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम P को 8 रखेंगे और Q को 36 रखेंगे तो चारों जीरो हो जाएंगे। अगर चारों जीरो ना हो रहे होते फिर आपका आंसर होता देयर इज नो वैल्यू ऑफ P एंड Q। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि P तो 8 होना चाहिए क्योंकि डेल्टा 0 होना चाहिए, तो डेल्टा 0 यानी P8, बट चारों जीरो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि Q 36 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q को 36 ले लेंगे तो फिर चारों के चारों जीरो हो जाएंगे। तो Q नॉट इक्वल टू